हाय गाइज, वेलकम टू एग्जाम हंटर। सो दोस्तों, हम लोग एमसीक्यू सेशन कर रहे हैं और आपको पता होगा कि इससे पहले 6 एमसीक्यू सेशन आ चुका है। अगर आप नहीं देखे होंगे तो आप जाके देख लीजिए, ठीक है। और आपको बता दूं कि जो 6 सेशन आए हुए थे उसमें 3 क्लास हमने एंशिएंट हिस्ट्री का किया, उसके बाद 3 क्लास मॉडर्न मूवमेंट का किया। मॉडर्न मूवमेंट में दोस्तों 10 क्वेश्चन और बचे हैं जो हम अपकमिंग क्लास में किसी दिन कर लेंगे, ठीक है। तो अगर आप 6 लेक्चर नहीं देखे होंगे ना तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां से देख लीजिए, वहां से आपको पूरा बिहार के एक एमसीक्यू क्लियर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आज हम इस सप्ताह पॉलिटी करेंगे। इस सप्ताह हम लोग क्या करेंगे, पॉलिटी से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर अगले सप्ताह फिर एक नया सब्जेक्ट को पकड़ेंगे दोस्तों, ठीक है। तो आपको बता दूं कि ये जो अपकमिंग एग्जाम है बीपीएससी का, 67th बीपीएससी का, उसमें काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। साथ में जो बिहार दरोगा का तैयारी कर रहे हैं उसको भी हेल्प करेगा, ठीक है ना। सीडीपीओ का एग्जाम आने वाला है, उसमें भी हेल्प करेगा। तो ये सब जो हो रहा है ना, सारे इंपॉर्टेंट है आपको। और आपको बता दूं कि जो आज हम पॉलिटी के एमसीक्यू करने वाले हैं दोस्तों, वो सारे क्वेश्चन ऑलरेडी बीपीएससी में पूछे गए हैं, ठीक है ना। तो इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक का, ठीक है। और देखो, अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो आप जो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया होगा वहां ज्वाइन कर ले, वहां पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो आई होप यहां तक क्लियर हुआ। आप अगर नहीं देखे होंगे तो 6 क्लासेज ऑलरेडी डाला गया है पिछले हफ्ते, उसको देख ले। उसमें लगभग आपका 100 से 120 के आसपास क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि द पब्लिक अकाउंट कमिटी, ठीक है ना, इसको आप अगर शॉर्ट फॉर्म में देखो तो पीएससी बोलते हैं, ठीक है ना, पीएससी भी बोलते हैं। तो जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है वो अपना रिपोर्ट किसे सौंपता है। अब हिंदी में देखोगे दोस्तों तो जो पब्लिक अकाउंट कमेटी का नाम होता है लोक लेखा समिति, अपनी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करती है। ऑप्शन में आ गया आपका नियंत्रण एवं महालेख परीक्षक को, लोकसभा के स्पीकर को, संसदीय मामलों के मंत्री को, भारत के राष्ट्रपति को, ठीक है ना। मतलब कैग को करता है, या स्पीकर ऑफ लोकसभा करता है, या मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स करता है, या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को करता है। तो आपको पता होना चाहिए जो लोक लेखा समिति है उसके बारे में पहले समझो क्या है, जिसको हम पीएससी बोलते हैं, पब्लिक अकाउंट कमेटी, ठीक है दोस्तों। अब देखो इसके मेंबर देखोगे तो एक और क्वेश्चन यहाँ से उठ के आता है कि इसमें कितने मेंबर होते हैं, ठीक है ना। तो वो आपको रट लो, इसके 22 सदस्य होते हैं, 22 मेंबर होते हैं, ठीक है। जिसमें से 15 मेंबर जो होते हैं लोकसभा के होते हैं, लोकसभा जो सदन, जो पार्लियामेंट के 2 सदन है उसमें से 15 मेंबर लोकसभा के होते हैं, और बाकी जो 7 मेंबर बच गए ना वो राज्यसभा के होते हैं, ठीक है। अब ये पीएससी जो होता है लोक लेखा समिति, इसका काम क्या है, कि जब कैग जिसको हम बोलते हैं नियंत्रण महालेख परीक्षक, ये अपना जो सरकार का 1 साल का खर्च होता है अलग अलग डिपार्टमेंट में, उसको ऑडिट करता है, ठीक है ना, कैग, और देखता है कि सरकार कहीं घपला उपला तो किया नहीं, करप्शन तो किया नहीं, तो ऑडिट का काम करता है। इस ऑडिट को किसको सबमिट करता है, प्रेसिडेंट को सबमिट करता है, ठीक है ना। प्रेसिडेंट किसको सबमिट करेगा, प्रेसिडेंट पार्लियामेंट में सबमिट करेगा, ठीक है ना। तो वहां से जाएगा किसके पास, पीएससी के पास जाएगा। अब पब्लिक अकाउंट कमेटी में क्या होता है ना दोस्तों कि जो 22 मेंबर है ना, इसके जो चेयरपर्सन होते हैं ना वो अपोजिशन से होते हैं, ठीक है ना, अपोजिशन से चेयरपर्सन होते हैं इस कमेटी के। एक कन्वेंशन के थ्रू बनाया गया। अब एक क्या चेक करेंगे कि जो कैग का रिपोर्ट सही है या गलत है। आफ्टर इसको चेक कर लेंगे, उसके पास इस रिपोर्ट को, पब्लिक अकाउंट कमेटी का काम क्या होता है कि वो अपना रिपोर्ट लीडर ऑफ स्पीकर, लोकसभा के स्पीकर को सबमिट कर देता है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्पीकर ऑफ लोकसभा। यहां तक क्लियर हो गया। अब ये बताइए कि अभी स्पीकर ऑफ लोकसभा अभी कौन है फिलहाल, उनका नाम कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि अभी जो लोकसभा के स्पीकर है वो कौन है। आई होप पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आते हैं सेकेंड क्वेश्चन की ओर। पहले अंग्रेजी में देख लो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, ठीक है ना, नॉट, इसको ध्यान रखना। ये सारे क्वेश्चन है ना बीपीएससी में पूछा गया है। ये भी अगर देखोगे
जो क्वेश्चन नंबर सेकंड कर रहे हैं ये बीपीएससी में 2011 में पूछा गया था, 2011 में पूछा गया था प्रीलिम्स में, ठीक है। और ऊपर वाला जो क्वेश्चन किए थे वो 53वां से 55वां बीपीएससी में पूछा गया था, वो भी 2011 में पूछा गया था। तो इसमें देखो, इसमें बोल रहा है कि कौन से कथन सही नहीं है, कौन से कथन सही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट वाज फॉर्म्ड इन 1950। द सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट इन द कंट्री टू व्हिच अपील इज मेड, ठीक है ना। सी देखो, सी क्या बोल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट कैन हियर एनी ऑफ द कोर्ट, हाई कोर्ट्स एक्सेप्ट कोर्ट मार्शल। सुप्रीम कोर्ट कैन हियर एनी अदर हाई कोर्ट्स अलॉन्ग विथ कोर्ट मार्शल, ठीक है। तो इसमें से कौन से सही नहीं है, अब हिंदी में देखो क्या है। देखो क्या है, सर्वोच्च न्यायालय की गठन 1950 में हुआ था। तो दोस्तों ये सही स्टेटमेंट है। यहाँ पर पूछ रहा कि कौन से सही नहीं है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट का गठन कब हुआ था, 1950 में। जो सुप्रीम कोर्ट है देश के उच्चतम अदालत है जिसमें अपील की जा सकती है। दोस्तों ये भी सही है, ये भी स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट सी देखो, पहले स्टेटमेंट डी देखो, सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल के साथ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय इन अदालतों की सुनवाई कर सकता है। और ये देखो, सर्वोच्च न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट है वो कोर्ट मार्शल को छोड़कर अन्य किसी भी न्यायालय और अदालतों की सुनवाई कर सकता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट जो है ना उल्टा दिया हुआ है, ये दोनों स्टेटमेंट उल्टा दिया हुआ है। इसमें से कोई एक सही है, कोई एक गलत है, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है क्वेश्चन, अगर देखोगे तो क्वेश्चन क्या बोला है कि इनमें से कौन से कथन सही नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, सी जो है वो करेक्ट नहीं है। अब देखो कैसे, इसमें सी ऑप्शन क्या है, जो सुप्रीम कोर्ट है वो कोर्ट मार्शल वाला जो है ना, कोर्ट मार्शल क्या होता है, जो मिलिट्री का भी एक, जो आर्मी होते हैं, आर्मी का भी एक अलग कोर्ट होता है, समझ रहे हो ना। तो आर्मी का भी एक अलग कोर्ट होता है। तो 2007 के बाद ठीक है, एक रूल लाया गया, अधिनियम लाया गया। उसके बाद क्या कर सकता है कि सुप्रीम कोर्ट भी जो कोर्ट मार्शल या जो मिलिट्री कोर्ट के जो डिसीजन है उसको भी वो सुन सकता है। उससे पहले सुप्रीम कोर्ट के पास पावर नहीं था कि मिलिट्री के कोई भी डिसीजन, कोई भी मार्शल जो मिलिट्री के कोई भी डिसीजंस होते हैं, कोर्ट मार्शल्स होते हैं, ठीक है ना, उसको सुन ले, ठीक है ना। तो 2007 के बाद सुप्रीम कोर्ट को पावर दे दिया गया, ठीक है, एक अधिनियम के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट हो जाएगा सी आंसर, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3, हु इज एक्टिंग प्रेसिडेंट और कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है ना। क्लियर, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मतलब क्या है कि राज्य सरकार की कार्यकारी अध्यक्ष और संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। मतलब क्या है कि जो स्टेट है उसका मुखिया कौन होता है। तो अगर आप इस चैनल पर एक टॉपिक पढ़ाए हैं हम गवर्नर के बारे में, अगर आप उसको किए होंगे तो आप इसको बता देंगे। दोस्तों इसका आंसर होगा गवर्नर। गवर्नर जो होता है वो हर राज्य का जो गवर्नर होता है ना, उस राज्य का प्रमुख होता है, मुखिया होता है। संवैधानिक प्रमुख बोलो, संवैधानिक प्रमुख होता है या कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है, ठीक है। आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब देखो, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो, अ हाई कोर्ट जज एड्रेस हिज रिजिग्नेशन टू whom, ठीक है ना। क्या बोल रहा है कि जो हाई कोर्ट का जो उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश जो होता है अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करता है। हाई कोर्ट जो जज को जब रिजाइन करना होगा तो किसको संबंधित करेगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों, ऑप्शन है प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ दिस स्टेट, गवर्नर ऑफ द स्टेट, ठीक है। तो इसको जानने से पहले आप जान लो कि जो हाई कोर्ट के जज होते हैं उनका टेन्योर क्या होता है, ठीक है। उनका टेन्योर होता है 62 साल, 62 ईयर्स। और सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं ना, उनका टेन्योर होता है 65 साल, 65 ईयर्स। मतलब 65 साल तक वो रह सकते हैं और ये 62 साल तक रह सकता है, ठीक है। अब इनको रिजिग्नेशन देना होगा दोस्तों, तो किसको देगा,
तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, संवैधानिक पोस्ट है, किसको देगा? प्रेसिडेंट को देगा, राष्ट्रपति को देगा। ठीक है, यहां तक क्लियर? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसे देगा? तो राष्ट्रपति को देगा। यहां तक क्लियर हो गया? अब ये दोस्तों एक क्वेश्चन कब पूछा गया था? एक क्वेश्चन पूछा गया था 48वां से 52वां जो बीपीएससी हुआ था 2008 में, उसमें पूछा गया था। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोबाइल कोर्ट ऑफ इंडिया। इंडिया में जो मोबाइल कोर्ट होते हैं, मोबाइल कोर्ट मतलब क्या होते हैं कि चलित न्यायालय जो मूव करते हैं। मूव इन द सेंस क्या है कि कोई जैसे होता है ना कि गाड़ी में कभी कभी देखे होगे आप लोग कि एटीएम उटीएम लेके घूमते रहता है गाड़ी में, कि जहां भी कहीं पब्लिक क्राउडेड प्लेस है वहां पर पैसा निकाल लिया जाए, वैसा ही एक मोबाइल कोर्ट होता है, चलित न्यायालय। ठीक है ना? ये आइडिया किसने दिया था? ये आइडिया किसने दिया था? आपको बता दूं कि ये पूछा गया है दोस्तों 48वां से 52वां 52 बीपीएससी में। कब? 2008 में। ठीक है, तो इसका आइडिया कौन दिया था? हिंदी में देखो कि भारत में चलित न्यायालय मोबाइल कोर्ट का मानस पुत्र कौन है? ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका गिवन है, इसमें से आप बताइए। आपको बता दो दोस्तों, इसका आइडिया जो था हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने दिया था। आई होप यहाँ तक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और सबसे पहले ये मोबाइल कोर्ट, देश का पहला मोबाइल कोर्ट कहाँ उद्घाटन किया गया था? ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि देश का पहला मोबाइल कोर्ट कहाँ उद्घाटन किया गया था। ठीक है, ये हरियाणा में दोस्तों, ये हरियाणा के मेवात जिला जो है वहां पर किया गया था। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखो, अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल नेशनल इमरजेंसी कैन बी डिक्लेयर्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है ना? किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? ठीक है ना? ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो देखो अब 3 तरह के इमरजेंसी होता है, जो 3 तरह के आपातकाल होता है, इमरजेंसी होता है। एक होता है नेशनल इमरजेंसी, जिसको राष्ट्रीय आपातकाल बोलते हैं, जो क्वेश्चन में पूछा है। ठीक है, एक होता है स्टेट इमरजेंसी, जिसको राष्ट्रपति शासन बोलते हैं। ठीक है ना, स्टेट इमरजेंसी। और एक होता है फाइनेंशियल इमरजेंसी, जब हमारे कंट्री में मंदी आ जाए, हमारा जो 1991 के आसपास आया था, लेकिन हम लोग बच गए थे इससे, तो पूरा फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाए, तब क्या लगाते हैं हम? फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाते हैं। ठीक है, तो आपको ये तीनों का आर्टिकल याद होना बहुत जरूरी है। नेशनल इमरजेंसी के लिए हमेशा ध्यान रखना कि आर्टिकल 352 लगाया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 352 352। स्टेट इमरजेंसी के लिए क्या लगाया जाता है दोस्तों? 356। ये भी याद रखना चाहिए आपको। ठीक है, अब देखो फाइनेंशियल इमरजेंसी के लिए क्या लगाया जाता है? 360। ठीक है, अब सोचोगे कैसे याद करें, कैसे हम याद करें? तो एक ट्रिक अपनाओ, 52 में 4 प्लस कर दोगे तो 56 आ जाएगा, 56 में 4 प्लस करोगे तो 60 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे अब याद रख सकते हो। जो बच्चे नए हैं वो इसको ऐसे याद रख सकते हैं। मतलब क्या कि 3 इमरजेंसी याद रखना है, नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल, स्टेट इमरजेंसी जिसको हम प्रेसिडेंट रूल बोलते हैं, एक होता है फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है, अब तीनों का आर्टिकल क्या क्या है? तो इसका 352, इसका याद कर लो बस, 352 है। ठीक है ना, ऑप्शन ए। इसमें आप 4 प्लस कर दो तो स्टेट इमरजेंसी आ जाएगा 356। इसमें 4 प्लस कर दो, ये आ जाएगा 360। तो ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। द मिनिमम एज लिमिट ऑफ वोटिंग फॉर द सेंट्रल एंड स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन वाज रिड्यूस फ्रॉम 21 ईयर्स टू इतना ईयर्स। कौन से अमेंडमेंट के थ्रू? देखो अब क्या था, हिंदी में क्वेश्चन देख लो पहले। केंद्र और राज्य की जो मतदान का जो न्यूनतम उम्र था ना पहले दोस्तों, वो क्या था? 21 साल था। वो क्या था? 21 साल था। ठीक है, वो 21 साल था, तो उसको घटाकर कितना कर दिया गया? 18 कर दिया गया। ठीक है ना, तो
ये जो 21 से 18 किया गया है, ये कौन से संविधानिक संशोधन करके किया गया है, वो क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ना कि ये बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जितने भी एग्जाम सब होते हैं ना दोस्तों, उसमें काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी एक न्यूज चल रहा होगा कि जो लड़कियों की जो शादी की जो एज है वो कितना है, 18 साल। तो इसको बढ़ाने का बात चल रहा है। तो एक न्यूज है जो 66 मेंस का तैयारी कर रहे हैं, वो पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर बताओ कि पहले है ना 21 साल था, 21 साल से पहले कोई वोट नहीं करेगा, लेकिन उसको घटाकर 18 साल कर दिया गया। तो कौन से अमेंडमेंट के थ्रू? तो इसका आंसर होगा 61 अमेंडमेंट 1989। ठीक है, ये इसको रट लो, इसको आपको क्या करना है, रट लेना है। एक क्वेश्चन कब पूछा गया है दोस्तों? एक क्वेश्चन पूछा गया है 48 से 52 बीपीएससी 2008 में। ठीक है, तो मतलब क्या है कि 1889 के पहले, 1989 के पहले 18 साल 21 साल से नीचे वाले आदमी वोट नहीं कर सकते थे। ठीक है ना, यहां तक क्लियर हो गया। तो केंद्र और राज्य की जो मतदान की न्यूनतम उम्र की सीमा 21 वर्ष से 18 वर्ष कब घटा के की गई थी? 61 संशोधन 1989 में। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखो, द वोटिंग एज इन जनरल इलेक्शन वाज रिड्यूस्ड बाय, आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है क्या? हाँ, ये रिपीट हो गया है। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन इसलिए रिपीट हुआ है ना कि ये ऑलरेडी पूछा गया है दोस्तों 41 बीपीएससी 1996 में। देखो रिपीट हो गया ना, तो इसीलिए बोलेंगे कि अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक कर लेते हो दोस्तों, तो बेसिक का 40 से 50% क्वेश्चन है ना आपका रिपीटेड आता है। ठीक है ना, तो वोटिंग एज ऑफ जनरल इलेक्शन रिड्यूस फ्रॉम 21 टू 18 साल कब किया गया था? तो ऑलरेडी हमने पढ़ा था 61 अमेंडमेंट एक्ट 1989। ठीक है, 1989 61 तो याद रखिएगा, साथ में आपको 1989 भी याद रखना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि सरकारिया कमीशन रिपोर्ट जो है कब सबमिट किया था? तो जनरली कब आया था याद कर लेते हैं, सबमिट कब किया था वो याद नहीं रखते हैं कोई, तो बहुत का गलत हो गया था। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, द नंबर ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज रिकॉग्नाइज इन 8th लिस्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है ना, 8th लिस्ट जो शेड्यूल है ना, ठीक है, यहां पर क्या होगा, 8th लिस्ट नहीं होगा, 8th शेड्यूल होगा। ठीक है, भारतीय संविधान की 8वीं सूची में मान्यता प्राप्त राजभाषाओं की संख्या कितने हैं? ठीक है ना, अब देखो अब इससे क्वेश्चन क्या क्या आ सकता है, आपको इससे क्वेश्चन क्या क्या आ सकता है। तो सबसे पहले आप जो क्वेश्चन ये आ सकता है कि जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, ठीक है ना, जो लैंग्वेज जिसको मान्यता प्राप्त है, वो कौन से शेड्यूल के अंदर आता है, कौन से शेड्यूल के अंदर आता है? तो हो जाएगा 8वां। ठीक है ना, 8th शेड्यूल, 8th सूची भी बोल सकते हो आप उसको। ठीक है ना, तो इसमें पूछ रहा है कि अभी कितना है, अभी कितना है। ठीक है, एक क्वेश्चन कब पूछा गया था दोस्तों? एक क्वेश्चन पूछा गया था 48 टू 52 बीपीएससी 2008 में। ठीक है ना, तो उस समय आंसर था 18, उस समय आंसर क्या था 18। लेकिन अब क्या हो गया है ना, इसको ध्यान रखो, अब ध्यान रखो क्या है, अब क्या हो गया है ना, अब हो गया है 22। इसीलिए बोलते हैं कि पीडीएफ डाउनलोड करने से पहले एक बार वीडियो जरूर देख ले। ठीक है ना, अब कोई क्वेश्चन अगर इसमें, तो हम पीडीएफ डाल देंगे तो इसमें आंसर तो देगा नहीं, तो कोई आदमी देख के बोलेगा कि क्वेश्चन गलत सेट कर दिया गया। एक क्वेश्चन जब पूछा गया था तब 2008 समय था, 42 बीपीएससी टू 52 में पूछा गया था 2008 में। तो उस समय क्या था, 18 जो हमारा रिकॉग्नाइज्ड ऑफिशियल लैंग्वेज था। अब कितने हो गए हैं, 22। अब कितने हो गए हैं, 22। ठीक है, इसको आप ध्यान से याद कर लीजिए। क्लियर? नेक्स्ट है
क्वेश्चन नंबर 10वां, नेम ऑफ द कमिटी सेट अप बाय एनडीसी इन 1957 फॉर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ सीडीबी एनईएस दैट सेटेड 3-tier सिस्टम ऑफ द रूरल लोकल गवर्नमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन भी है। सीडीपी देखो, नेशनल एनडीसी क्या है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ठीक है ना। अब देखो क्या है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनके द्वारा सबसे पहले एक कमेटी बैठाई गई थी, ठीक है ना, जिनका काम क्या था, उनको बोला गया था कि जो पंचायती राज का जो सिस्टम है उसके बारे में आप बताइए कि कैसे हम बनाए पंचायती राज सिस्टम। आपको पता होगा कि पंचायती राज सिस्टम 1900 जो 73rd और एक अमेंडमेंट क्या था, 74th अमेंडमेंट जो था, उससे पहले ये नहीं आया था, ठीक है। तो सबसे पहले जो 3-tier सिस्टम बनाया गया था ना, मतलब एक कमेटी बनाया गया था ना, उसका नाम पूछ रहा है 1957 में, जिसने रिकमेंड किया था कि 3-tier सिस्टम होना चाहिए। मतलब क्या है कि उनका नाम बताना है, ठीक है ना, जिसने ये सुझाव दिया था कि 3 स्तरीय प्लानिंग होना चाहिए, प्रणाली होना चाहिए। जैसे क्या होता है कि ग्राम पंचायत होता है, ठीक है ना, उसके बाद ब्लॉक लेवल पर होता है, उसके बाद जिला परिषद होता है, ठीक है ना। तो ये 3 टायर सिस्टम हो गया। ये तीनों को मिला के क्या बना है, पंचायती राज, ठीक है। तो ये सबसे पहले रिकमेंड कौन किया था, तो इसका हो जाएगा दोस्तों बलवंत राय मेहता कमेटी। क्या हो जाएगा इसका, बलवंत राय मेहता कमेटी, सबसे पहले इसने रिकमेंड किया था। इसके बाद एक एवोल्यूशन हुआ, इस कमेटी के बाद बहुत सारे ऐसे कमेटी आए जिसके बारे में पढ़ना है, जैसे अशोक मेहता कमेटी, ठीक है ना, उसके बाद LM सिंघवी कमेटी, बहुत सारे इस पर रिपोर्ट आए। लास्ट में जाके इसको संवैधानिक बनाया गया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके, ठीक है ना। उसके बारे में हम लोग पंचायती राज जब पढ़ेंगे ना तो उसमें कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज नॉट ट्रू फॉर द सेंट्रल गवर्नेंस, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों 65वां BPSC 2019 में, ठीक है। क्वेश्चन हिंदी में देखो, निम्नलिखित विशेषताओं में से केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सा सही नहीं है। निम्नलिखित विशेषताओं में से, एक मिनट, हाँ, निम्नलिखित विशेषताओं में से केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सा सही नहीं है, ठीक है ना। अब ऑप्शन है यहाँ पर, लचीलापन, जल्दी से जो निर्णय लेते हैं, बड़े देशों के लिए आदर्श, कानून का एक रूपता, ठीक है ना। तो देखो इंग्लिश में देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज नॉट ट्रू फॉर सेंट्रल गवर्नेंस, प्रॉम्प्ट डिसीजन, ठीक है ना, फ्लेक्सिबिलिटी, 11th का सी है, मॉडल ऑफ लार्ज कंट्रीज, यूनिफॉर्मिटी ऑफ लॉ, नॉन ऑफ द अबव एंड मोर देन अबव। देखो एक क्वेश्चन जो है ना दोस्तों, ये क्वेश्चन क्या है, ये थोड़ा इंटरप्रिटेशन वाला क्वेश्चन है। अब इसमें क्या होगा कि इसमें जो आंसर BPSC देगा वही हमको मानना पड़ेगा, ठीक है। तो विच ऑफ द, जो सेंट्रल गवर्नेंस जो होता है उसके लिए सही कौन सा नहीं है, तो प्रॉम्प्ट डिसीजन ये सही है, फ्लेक्सिबिलिटी भी होना चाहिए, यूनिफॉर्मिटी ऑफ लॉ भी होना चाहिए, मॉडल ऑफ लार्ज कंट्रीज ये नहीं है सही, ठीक है ना, ये गलत है, ठीक है। और BPSC आंसर में इसको क्या दिया था, सी, बड़े देशों के लिए आदर्श। नेक्स्ट है, हु रिकमेंड द डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम। एक क्वेश्चन ऑलरेडी हमने किसके बारे में पढ़ा था, बलवंत राय मेहता कमेटी के बारे में, हम लोग इसके बारे में ऑलरेडी हमने पढ़ रखा था, ठीक है ना। तो जो डिसेंट्रलाइजेशन जो सिस्टम है, विकेंद्रीकरण प्रणाली का सिफारिश किसने किया था, इसका भी आंसर हो जाएगा बलवंत राय मेहता कमेटी। आपका पता होगा कि इसने जो रिपोर्ट है कब सौंपी थी, 1957 में। ये डेट आप याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जिसमें इसने 3-टायर सिस्टम का रिकमेंडेशन किए थे। बोले थे कि जो ग्राउंड लेवल पर होगा वो पंचायती राज होगा, ठीक है ना, क्या होगा, वो पंचायत होगा, पंचायत, जहां पर मुखिया उखिया जो होता है ना, ग्राम पंचायत, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्राम पंचायत, जो मुखिया उखिया नहीं होता है बिहार में। सेकेंड लेवल पर क्या होना चाहिए, ब्लॉक पंचायत ब्लॉक पंचायत,
ब्लॉक लेवल पर, जहां पर बीडीओ ऐसा बैठता है। लास्ट में क्या होगा, जिला पंचायत, जिला परिषद का नाम सुनोगे, जिला पंचायत, ठीक है ना। तो ये 3 लेवल का रिकमेंड किए थे बलवंत राय मेहता, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, अशोक मेहता कमेटी रिकमेंडेड, ठीक है ना, अशोक मेहता समिति ने कितना सिफारिश किया था, पंचायती राज का त्रिस्तरीय सरकार, 2 स्तरीय सरकार, एकल स्तरीय, बहुस्तरीय, ठीक है ना। 3 टायर गवर्नमेंट ऑफ पंचायती राज, 2 टायर गवर्नमेंट ऑफ पंचायती राज, सिंगल टायर गवर्नमेंट ऑफ पंचायती राज, मल्टी टायर गवर्नमेंट ऑफ पंचायती राज, ठीक है। क्वेश्चन यहां से सबसे पहले आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है ना कि ये कब बनाया गया था, ठीक है। तो आपको याद रखना काफी आसान हो जाएगा। आपको पता होगा कि इमरजेंसी देश में इंदिरा गांधी ने कब लगाया था, इंटरनल कब लगाया था, ये आप कमेंट करके बताएं, ठीक है ना। वो आपको नहीं बताएंगे, अब वो आप कमेंट करके बताएं कि इंदिरा गांधी ने कब लगाया था। अब देखो, अब हम आपको ये बताएंगे कि जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाया उसके बाद इलेक्शन हुआ, ठीक है ना। तो 1977 में जनता पार्टी आई, ठीक है ना। तो जनता पार्टी ने एक कमेटी बैठाया जिसका नाम था अशोक मेहता कमेटी। इंदिरा गांधी ने, देखो आपको क्या बताना है कि इंदिरा गांधी ने कब लगाया इमरजेंसी और इंदिरा गांधी ने कितना इमरजेंसी लगाया, 1 2 3 4 5 कितना इमरजेंसी लगाया। 2 क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट में डालना है, ठीक है। तो जब जनता गवर्नमेंट आ गई ना, जनता पार्टी आ गई, जिसमें मोरारजी देसाई जो थे हमारे जो प्रधानमंत्री बने, ठीक है। तो उस समय क्या था कि इन्होंने एक कमेटी बैठाया, अशोक मेहता कमेटी, वहीं पंचायती राज को लेकर। तो इन्होंने रिकमेंडेशन दिया था, इन्होंने अपना रिपोर्ट सौंपा 1978 में, 77 में इनका गठन हुआ, 1978 में सौंपा। तो इन्होंने रिकमेंड किया था कि 2 टायर पंचायती राज होना चाहिए, 2 स्तरीय पंचायती राज होना चाहिए, ठीक है। देखो अब क्वेश्चन नंबर 14 देखो, एट ब्लॉक लेवल द पंचायत समिति इज कंसल्टिव बॉडी, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, कंसल्टेटिव कमिटी एंड सुपरवाइजरी अथॉरिटी। देखो प्रखंड जो होता है ना, जो बीच वाला जो स्तर होता है, वहां पर पंचायत समिति कैसा होता है, वहां का पंचायत समिति का काम क्या है, ये पूछ रहा है, ठीक है ना। सलाहकार निकाय, प्रशासनिक प्राधिकरण, सलाहकार समिति, पर्यवेक्षी प्राधिकरण, ठीक है। एक क्वेश्चन दोस्तों 48 से 52 बीपीएससी में पूछा जा चुका है, ठीक है। आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो ब्लॉक लेवल का होता है ना, वो सुपरवाइजरी का काम करता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा पर्यवेक्षी प्राधिकरण, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, भारत में केवल ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है। द पंचायत कमिटी एट ब्लॉक लेवल इन इंडिया इज ओनली एडवाइजरी बॉडी। देखो क्वेश्चन रिपीटेड है, ठीक है ना, क्वेश्चन रिपीटेड है। जो हम लोग ऊपर वाला किए हैं वही क्वेश्चन रिपीटेड है। ये पूछा गया है दोस्तों 60वां से 62वां में, जो 2016 में हुआ था एग्जाम। भारत में केवल ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है, उनका काम क्या है, ठीक है ना। एक सलाहकार निकाय, ठीक है, एक सलाहकार समिति, ठीक है, समन्वय पर्यवेक्षी प्राधिकरण, ठीक है, उसके बाद प्रशासनिक प्राधिकरण, और उसके बाद क्या है आपका, उसके बाद क्या है आपका ई। इसमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं, यहां जो हम लोग पढ़े हैं ना, क्वेश्चन नंबर 14, इसको थोड़ा करेक्ट कर लो। क्वेश्चन नंबर 14, एट ब्लॉक लेवल द पंचायत समिति इज कंसल्टेटिव बॉडी, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, कंसल्टेटिव कमिटी एंड सुपरवाइजरी बॉडी, ठीक है। तो जो ये जो होता है ना, ये एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी होता है, एडमिनिस्ट्रेशन का काम देख रेख करता है। इसका बी होगा। हमने क्या मार दिया था गलती से, हमने डी मार दिया था। इसका प्रशासनिक प्राधिकरण होना चाहिए, इसको आप करेक्ट कर लेना, ठीक है। 15वां में देखो जो पूछा है, तो इसमें क्या होगा, इसका ऑप्शन एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, ऑप्शन डी, ठीक है, प्रशासनिक प्राधिकरण। अब आ जाओ 16, आफ्टर द अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय पार्लियामेंट ऑन 14 अगस्त 2007, व्हाट इज द नंबर ऑफ कास्ट इन द लिस्ट
ऑफ शेड्यूल कास्ट नाउ, मतलब 2007 में संसद द्वारा भारतीय संविधान के संशोधन के बाद अब अनुसूचित जाति की सूची में जातियों की संख्या कितनी है। अब देखो, अब एक करंट का न्यूज है, ये अभी के लिए रेलिवेंट नहीं है। हम इसलिए करेंगे कि बीपीएससी में पूछा है 48वां से 52वां बीपीएससी में पूछा है 2008 में। ठीक है, तो एक करंट का न्यूज है, इसको आप नहीं भी याद रखेंगे तो चल जाएगा। इसका आंसर होगा 1206, ये ध्यान रखना। इसका आंसर क्या होगा? 1206। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये आपको सबको पता होना चाहिए। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी समिति नहीं है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो जो यूएनएससी है इसके 5 परमानेंट मेंबर है। ठीक है, उसका नाम याद रख लो, यूएसए, रसिया, उसके बाद आ गया आपका ब्रिटेन, जिसको अब यूनाइटेड किंगडम भी बोल सकते हो, फ्रांस, और एक है चाइना। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा जर्मनी। जर्मनी अभी इसका परमानेंट मेंबर नहीं है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? जर्मनी। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 18, एमनेस्टी इंटरनेशनल इज एन ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएटेड विथ। देखो, एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है ना दोस्तों, एक एनजीओ है। एक क्या है? एक एनजीओ है। एक किससे रिलेटेड है? प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट, एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, इसमें से कोई नहीं। ये दोस्तों 2015 में पूछा गया है बीपीएससी में, 56वां से 59 तक। यहाँ तक आई होप क्लियर हो गया होगा। तो इसमें से कौन से महिला अधिकारों की सुरक्षा, मानव अधिकारों की सुरक्षा, जो अनटचेबिलिटी है उसके बारे में, इसमें से कोई नहीं। तो आपको पता होना चाहिए कि जो एमनेस्टी इंटरनेशनल बहुत ही फेमस एनजीओ है, इसका हमेशा न्यूज आते रहता है। तो इसके बारे में जान लीजिए दोस्तों, ये ह्यूमन राइट के बारे में बताता है कि जहां पर भी कहीं ह्यूमन राइट का जो वायलेशन होता है उसके बारे में रिपोर्ट देता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, मानव अधिकार का सुरक्षा। क्वेश्चन नंबर 19, विच कंट्रीज गवर्नमेंट रिपोर्ट इज कॉल्ड येलो बुक। किस देश की सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है? किस देश के सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है? ठीक है, यहां तक क्लियर? तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा फ्रांस। ठीक है, येलो बुक फ्रांस सरकार की एक सरकारी रिपोर्ट है, हमेशा ध्यान रखना। अगर इसका आ जाएगा तो इसका आंसर हो जाएगा येलो बुक। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, वेयर वाज द फर्स्ट लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश्ड इन अगस्त 1987। ठीक है, 1987। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया है 48 टू 52 बीपीएससी कब? 2008 में। ठीक है ना, पहला लॉ यूनिवर्सिटी इंडिया में कहाँ बना? 1887 में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर होगा तो दोस्तों इसका आंसर होगा बेंगलुरु। ठीक है, इसका आंसर होगा सी। तो आई होप आज हमने क्या करा, 20 क्वेश्चन कर लिया। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले दिन अगले एमसीक्यू पॉलिटी का, जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके बारे में हम लोग करेंगे। ठीक है, तो इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन करें, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा और उसका आंसर आपको इस वीडियो लेक्चर में मिल जाएगा, उससे आप प्रिपरेशन कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आया होगा। इस चैनल को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।